Hello everyone. So on this channel we are going to start with the under 30 minute series for the NEET biology portion, and today I am here with the first lecture of this series. We are taking upon the human physiology unit, which is one of the most high yielding and one of the most easiest units, and only if you have a hold upon the information that this unit gives to you. So we are going to start with the first chapter of human physiology, breathing and exchange of gases, which is rather more important and has 2 to 3 questions weightage in the NEET examination. So let's start with the chapter. So what are we going to do is we are going to line by line explain the NCERT, and in some cases I am also going to give you some mnemonics and some charts which you should also write in the side, the blank side given in the NCERT, because वो जो चीजें हैं वो काम आती हैं जब you are re-revising the NCERT. So also you have to re-revise the NCERT as well. So without further ado, let's start with the chapter as we have to do it in under 30 minutes. तो क्या है? So what will be the format? I will be explaining in Hindi and some English will also be used, but majorly I will be explaining in Hindi. So पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन में है क्या? इंट्रोडक्शन में क्या बताया उन्होंने कि इंट्रोडक्शन में यही है सिर्फ कि हम डिफरेंट एक्सक्रीशन करते हैं, है ना, बट रेस्पिरेशन के थ्रू हम एक्सक्रीट आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीट कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं. इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग को वैसे तो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन से क्या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम, बट एनसीईआरटी लिखती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कहां पर जाती है? एटमॉस्फेयर पे. ठीक, तो ये याद रखना है. ठीक है. Carbon dioxide produced by the cells is called breathing, commonly known as a respiration. Although breathing respiration का पार्ट है, but NCERT ने लिख दिया है तो हम मान लेते हैं. अगर यही लाइन उठ के आती है तो हम इसको ट्रू ही मानेंगे. ठीक है. तो इन्होंने बोला है कि प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. अगर हम जब सांस लेते हैं हम अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखें तो हमारी चेस्ट ऊपर और नीचे होती है. क्यों होती है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये पार्ट आ गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जब हम बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनसीईआरटी ने हमें दिए हुए हैं. वैसे तो ये दिए हुए हैं ऐसे कि पैराग्राफ फॉर्म में, बट हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिससे इनको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे, बस यहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे बॉडी सरफेस. मैं निमोनिक में लिखूंगा, आप पूरा भी लिख सकते हो. बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस में अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आसान होगा. यहाँ पे आएगा सीलेंट्रेट्स, यहाँ पे आएगा सीलेंट्रेट्स, और यहाँ पे आएगा प्लेटीहेलमिन्थेस. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. यहाँ पे आएगा सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेलमिन्थेस. Coelentrates of platyhelminthes. Then we have moist cuticle skin. Moist cuticle skin. यहाँ पे लिख दो earthworm. यहाँ पे लिख दो earthworm. ठीक है. Next हमारे पास आएंगे gills. Gills में लिख दो aquatic arthropods. Aquatic arthropods, fishes and mollusks. अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो लिख लीजिए. नहीं पढ़ा है तो जो मैं बोल रहा हूं अभी लिख लीजिए. जब एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. Aquatic arthropods, fishes and mollusks. ठीक है. उसके बाद लिखिए आप बुक गिल्स. बुक गिल्स लिखिए किंग क्रैब में. किंग क्रैब में. ठीक है. किंग क्रैब में. नेक्स्ट आप लिखिए ट्रेकियल ट्यूब्स. ट्रेकियल ट्यूब्स आएंगे आर्थ्रोपॉड्स में. आर्थ्रोपॉड्स में कौन से? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स में. ठीक है. टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स में. नेक्स्ट आएंगे बुक लंग्स. अच्छा, यहाँ पे आप इंसेक्ट लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल आर्थ्रोपॉड्स डू नॉट हैव tracheal tubules but insects have tracheal tubules. तो terrestrial arthropods प्लस इंसेक्ट्स लिख लो इसके ब्रैकेट में. नेक्स्ट आएगा बुक लंग्स. बुक लंग्स में लिख लो आर्केनाइड्स. आर्केनाइड्स में वही आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपॉड्स ही आते हैं आर्केनाइड्स में भी. आर्केनाइड्स में बुक लंग्स. देन इज ट्यूब फीट. देन इज ट्यूब फीट. ट्यूब फीट इज एन अकीनोडर्मेटा. अकीनोडर्मेटा इज आल्सो ए फाइलम. अगर आपने अगर पढ़ा है तो
अभी के लिए ये जान लो, क्योंकि जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसने वेग इंफॉर्मेशन दी है, पर इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर हम चैप्टर्स को कनेक्ट कर देंगे तो इसी टेबल पे क्वेश्चन आएगा। इस टेबल पे क्वेश्चन आना काफी कम चांसेस है। तो नेक्स्ट आगे लंग्स। लंग्स तो हमें पता ही है, एम्फीबियंस से लेकर मैमल्स तक लंग्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप साइड में बना लो, मैं पढ़ के भी बताऊंगा। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हो, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। अभी के लिए आप ये पढ़ें, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लें, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर को हमने एनिमल किंगडम के साथ वो कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो हम अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि उनके पास सेल्स हैं, उनके पास टिश्यूज हैं, उनके पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो उनके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो जैसे हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम है, यानी कि हमारे पास लंग्स हैं, तो उस लंग्स हैं, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में लंग्स पानी में भी नहीं चल सकते, लंग्स पानी में नहीं चल सकते, गिल्स चल सकते हैं। तो उनके पास गिल्स होंगे जो पानी में रहते हैं, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी सरफेस से भी कर सकते हैं, बट वो वहीं पे डिपेंड करेगा कहाँ पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आपके उनके पास गिल्स नहीं है तो वो स्किन से करेंगे, तो डिपेंड करता है फर्स्ट हैबिटेट में, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी कि स्पंजेस, पोरीफेरेंस जिनको हम बोलते हैं, वो हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख सकते हो जो बॉडी सरफेस लिखा है ना। सीलेंट्रेटा हमने लिख दिया था। फ्लैट वर्म्स को ही प्लेटियल मेंथिस बोलते हैं, एटसेट्रा। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा है, ऑक्सीजन बॉडी के बाहर ज्यादा है, यानी कि सराउंडिंग्स में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ सभी को पता होता है। तो ये बॉडी के सरफेस से ही क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन कर लेते हैं। तीन हमने ग्रुप पढ़ लिए। नेक्स्ट अर्थ फॉर्म्स जो हैं वो मॉइस्ट क्यूटिकल से करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। इंसेक्ट्स मैंने बोला था आर्थ्रोपॉड्स टेरेस्ट्रियल, उसकी जगह इंसेक्ट्स लिख लो। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। स्पेशल वेस्कुलाइज्ड, इसको हम गिल्स बोलते हैं, गिल्स को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट, गिल्स को लिख लो, ऐसे लिखो, एनसीईआरटी की साइड में लिखो। गिल्स से क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, और जो होते हैं लंग्स, इससे होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गिल्स और लंग्स की बजाय ये वर्ड्स लिखे आ सकते हैं, ठीक है। तो गिल्स हो गया, लंग्स हो गया पल्मोनरी। और अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, वेयर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यहीं पे आ गया ना, एम्फीबियंस से लेकर मैमल सब आ गए बीच में, ये दे यूज लंग्स। और एम्फीबियंस का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे। एम्फीबियंस में जो फ्रॉग है, फ्रॉग क्यूटेनियस यानी कि बॉडी सरफेस से भी करता है, अपनी बक्कल कैविटी से भी करता है, और उसके पास लंग्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये तीन है, यहाँ पे लिख लो साइड में। फ्रॉग के पास क्या होता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी एक क्या होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। जो बॉडी सरफेस है वो भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और इनके पास जो है लंग्स तो होते ही होते हैं। तो दिस इज इट। यहाँ पे सीधा सीधा मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है। नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी हम बढ़ते जाएंगे चैप्टर की तरफ। तो इस पैराग्राफ को समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि बाहर से लेके अंदर तक, लास्ट तक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे बना है। सबसे पहले आएंगे एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स कौन से होते हैं, जो बाहर की तरफ दो छेद है ना नोज के, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। फिर आता है नेजल चैम्बर, फिर आता है नेजल चैम्बर, देन आएगा नेजल पैसेज, देन आएगा, उसके बाद आएगा फेरिंग्स, देन आएगा लैरिंग्स, ठीक है। फर्स्ट आएगा फेरिंग्स। अच्छा, नेजल पैसेज के बाद आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हो इंटरनल नेयर्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स। इंटरनल नेयर्स, जैसे यहाँ पे दो छेद हैं, अंदर भी दो होते हैं, इंटरनल नेयर्स, फिर फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, देन आते हैं ब्रोंकाई के बाद लिख सकते हो सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन आता है टर्शरी ब्रोंकाई, इसको प्राइमरी लिख लो फिर, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आ जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आते हैं ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स,
यहां तक अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद में बताता हूँ, इसके बाद भी आता है कुछ, ठीक है, 3-4 चीजें आती है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। सबसे पहले बाहर के वाले 2 छेद, उसके बाद नेजल चेंबर, उसके बाद नेजल पैसेज, उसके बाद इंटरनल नेयर्स, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई। अच्छा, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया लिख लो पहले, क्योंकि ट्रेकिया से ही ब्रोंकाई निकलता है। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इस सब को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट यानी कि जहां से हवा सिर्फ गुजरेगी, यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, यहां से सिर्फ हवा गुजरती है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। यहां से एक्सचेंज, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। लिखना चाहो तो लेरिंग्स लिख लो, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। कहां पे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का। ये अतिरिक्त ज्ञान या फिर बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लिखना चाहते लिख सकते हो। हाइलिन कार्टिलेज आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि ये क्या होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। और ठीक है, इसके बाद हम पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, नेजल पैसेज हो गया हमारा पोर्शन विच इज कॉमन। फेरिंग्स के पास फूड और एयर दोनों होता है, फेरिंग्स के पास फूड और एयर दोनों होता है, पर लेरिंग्स के पास सिर्फ क्या होता है, एयर होती है, क्योंकि लेरिंग्स में अगर खाना चले जाएगा तो साउंड बॉक्स अपना काम नहीं करेगा, और लेरिंग्स के बाद सीधा क्या शुरू हो जाता है, ट्रेकिया शुरू हो जाता है। तो हमारे पल्मोनरी ट्रैक्ट में अगर फूड फंस जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। तो लाइन पढ़ लो, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया। फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रेकिया थ्रू लेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। लेरिंग्स को हमने बोल दिया कि साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसमें क्या कार्टिलेज होता है जिससे हवा गुजरती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, मेन पार्ट नेक्स्ट हमारे बनी हुई है, इसको पढ़ते हैं। तो ये देखिए लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया शुरू हो गया। अभी जो लेरिंग्स है इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैप है, ये फ्लैप है एक। फ्लैप क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है। कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या करेगा, लेरिंग्स को बंद करेगा। अब लेरिंग्स को बंद करने की क्या जरूरत है, जब हम खाना खाते हैं तो लेरिंग्स में फूड ना चला जाए, इसलिए इसको बंद करने के लिए ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और जिस छेद को ये एपिग्लोटिस बंद करेगा, जिस छेद को ये एपिग्लोटिस बंद करेगा, इसको बोलते हैं ग्लोटिस, इसको बोलते हैं ग्लोटिस, और ये होता है एपिग्लोटिस। तो ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो खाते वक्त बोलना क्यों नहीं चाहिए, अगर बोलोगे तो एपिग्लोटिस खुलेगा, क्योंकि उसमें हवा जानी चाहिए ना बोलने के लिए। तो अगर एपिग्लोटिस खुलेगा तो खाना खाओगे तो एपिग्लोटिस खुलते समय ट्रेकिया में भी खाना जा सकता है, तो वो नहीं चाहिए हमें, इसलिए बोलते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो साइंटिफिक है वो, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस, जो हमने छेद बोला, कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, ठीक है। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस, थोरेसिक कैविटी है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, तो पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा, पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रे तक यहां पे आ जाता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर ये ट्रेकिया कन्वर्ट हो गया ब्रोंकाई में। दो ब्रोंकाई आ गए, दो ब्रोंकाई आ गए, एक को बोलते ब्रोंकस, दो को बोलेंगे ब्रोंकाई, प्लूरल होता है वो, ठीक है। दो ब्रोंकाई बन गए फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, ठीक है, दो ब्रोंकाई बन गए, ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स थिन होते हैं, ये हमें पता चल गया। ऐसे ही एक टेबल बनाओ, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की साइड में, ठीक है। तो पहले ब्रोंकाई, फिर वो डिवाइड हुए 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 सेकेंडरी बने, फिर टर्शियरी बने, फिर ब्रोंक्यूल्स बने। ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती हैं, ब्रोंक्यूल्स से भी आगे और डिवाइड कर करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बने। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बहुत थिन होती हैं, ठीक है। इस सब तक कंडक्टिंग ही होती है, सिर्फ इस सब तक क्या होती है, सिर्फ कंडक्टिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है
कार्टिलेजन की बात, कार्टिलेज की बात, ठीक है। जो ट्रेकिया है इसके तरफ आप देखोगे, ये देखो ये ऐसे कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज बोलते हैं इसको, सी शेप्ड। ये होते हैं इनकम्प्लीट, ये होते हैं इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? पिछली साइड क्यों नहीं होते, सिर्फ अगली साइड होते हैं। अगली साइड यानी कि डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड यानी पिछली साइड हमारी, जहां पे वर्टिब्रल कॉलम है वहां पर नहीं होते, ताकि वहां पर घिसे ना। आगे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम नहीं है ना, पीछे की तरफ है, तो डॉर्सल साइड में कार्टिलेज नहीं होता, सिर्फ वेंट्रल साइड, आगे की साइड पे इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। कहां तक होते हैं? फ्रॉम ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सी शेप्ड कार्टिलेज नहीं होता, सी शेप्ड कार्टिलेज नहीं होता, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता, सिर्फ ट्रेकिया टू ब्रोंक्यूल्स में ही होता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, तो यहां तक हो गया। ठीक है, the branching network of bronchioles comprise the lungs. We have two lungs which are covered by double layered pleura with pleural fluid. अच्छा, ये समझना है अभी। ये लंग है, लंग के ऊपर एक परत है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लूरा। ठीक है, एक्सटर्नल प्लूरा नहीं बोलना तो पैराइटल प्लूरल बोल सकते हैं, पैराइटल मेम्ब्रेन, पैराइटल। यहाँ पे इंटरनल प्लूरा है, इंटरनल प्लूरा को बोलते हैं विसरल, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। तो विसरल है जो, यानी कि जो अंदर वाली है, वो लंग्स के साथ, लंग के सरफेस के साथ, वो लंग के सरफेस के साथ क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। और जो पैराइटल है, जो एक्सटर्नल है, वो थोरैसिक कैविटी के साथ इंटरेक्ट करती है। जो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो lining whereas the inner pleura membrane is in contact with the lung surface। ठीक है, तो ये हमें पता है। the part, अच्छा, अब हमने जानना है कंडक्टिंग पार्ट और जो होता है कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट तो हमने जान लिया, एक्सटर्नल नेयर्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट को ही हम बोलते हैं कंडीशनिंग पार्ट। कंडीशनिंग पार्ट क्यों बोलते हैं? कंडीशनिंग का मतलब हवा को साफ करना, हवा जो गंदी हवा आई है, गर्म हवा आई है, उसको साफ करना। तो सबसे पहले इसको साफ करते हैं, कैसे? उसमें होते हैं सीलिया होते हैं, अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म पढ़ा है तो पता होगा, सीलिया होते हैं। तो सीलिया से क्या हो जाता है? ये साफ हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स बाहर रह जाती हैं। तो अपने हमारे नोज में भी हेयर्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल सारे बाहर, साफ एयर अंदर। तो सबसे पहले होती है क्लीनिंग ऑफ एयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि हवा को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी के वेपर्स मिलाए जाते हैं ताकि हवा ड्राई ना हो। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर कम किया जाता है और कंडक्टिंग तो की ही जाती है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या आता है वो हमें जानना है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में सबसे पहले आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद आता है एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद आता है एल्वियोलाई। हमने 10th क्लास में पढ़ा है। एल्वियोलाई क्या होता है? जैसे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, इससे निकला रेस्पिरेटरी, यहां से निकला एल्वियोलर डक्ट और ये निकला एल्वियोलाई। ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये है रेस्पिरेटरी डक्ट, दिस इज एल्वियोलर डक्ट एंड दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलर तक हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। यहां पर एक्सचेंज होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग और कंडीशनिंग पार्ट। यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लाइन पढ़ो। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। थोरैसिक कैविटी और लंग कैविटी, लंग के अंदर की कैविटी को पल्मोनरी कैविटी और थोरैसिक चेंबर की कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और लंग्स ऐसे थोरैसिक चेंबर में होते हैं, यानी कि वो थोरैसिक कैविटी से जुड़े होते हैं। जो थोरैसिक की वॉल होती है, जो हमारी चेस्ट की वॉल है, चेस्ट की वॉल से लंग्स की वॉल जुड़ी होती है। तो जैसे ही चेस्ट ऊपर उठेगी तो लंग्स खींचे जाएंगे, तो लंग्स के अंदर की क्या स्पेस है वो बढ़ेगी। जनरल फॉर्मूला बताता हूं, प्रेशर इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा होता है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना प्रेशर। तो फोर्स की बात मत करो, वॉल्यूम की बात करो। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर एयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, डिफ्यूजन उसके बाद हो जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। उसके बाद होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ब्लड और टिश्यूज के बीच में होती है। और उसके बाद लास्ट में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम क्लास आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है एटीपी बनता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही आसान है, इसको हमने एनसीईआरटी से आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो सबसे पहले ये है इंस्पिरेशन, ये है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में लंग की कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि प्रेशर अंदर क्या हो जाए, कम, बाहर क्या हो जाए, यानी कि एटमॉस्फेयर में हो जाए ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर की एयर बाहर प्रेशर के कारण हमारे लंग्स के अंदर आ जाए। तो हमें इंस्पिरेशन में वॉल्यूम को बढ़ाना है। बढ़ाना क्यों है, क्योंकि प्रेशर अंदर का कम हो जाए, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, इंस्पिरेशन के मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, बस वही आने हैं। इंस्पिरेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, डायाफ्राम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। डायाफ्राम इज लंग्स के नीचे एक ऐसे डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड होता है, वो नीचे को खिंचता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डायाफ्राम नीचे होता है, ये इसको क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते ही हमारी बॉडी का सिर एंटीरियर है, हमारी बॉडी के पैर पोस्टीरियर है। तो डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते ही एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। एम आई क्लियर? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते ही एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब सिर्फ ऊपर नीचे तो करना नहीं है, आगे पीछे भी करना है। तो आगे वाली बॉडी को मैंने क्या बोला था, वेंट्रल साइड। पीछे वाली बॉडी को मैंने बोला था डोर्सल साइड। तो वेंट्रोडोर्सल एक्सिस में, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल बोलोगे, वेंट्रोडोर्सल, तो डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो पीछे वेंट्रल आगे। तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बॉडी को क्या करना पड़ेगा, लंग्स की कैविटी को खींचना पड़ेगा। तो वो कौन काम करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। या कहां पे होते हैं, रिब्स में होते हैं, रिब्स में होते हैं, बस इतना जानना है, ये रिब्स में होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डोर्सो वेंट्रल साइड में क्या हो जाएगा, डोर्सो वेंट्रल साइड में हो जाएगा बॉडी का सॉरी पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सो वेंट्रल साइड से। ठीक है, तो आगे पीछे भी बढ़ गया, ऊपर नीचे भी बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। तो बाहर की एयर में प्रेशर तो ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ क्या कर जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी। तो ये हो गया इंस्पिरेशन। आई होप आई एम क्लियर, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में डायफ्राम वापस आएगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी लूज कर जाएंगे अपना जो कंट्रैक्शन है। तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, बाहर कम होगा। अंदर प्रेशर कम, अब ज्यादा, तो बाहर कम है, तो बाहर से अंदर से एयर बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो यही सारा लिखा है। इससे एक भी अगर लाइन ज्यादा हो यहां तक तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपने पूरा नहीं पढ़ाया। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स। तो हम यूज करते हैं स्पायरोमीटर का, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को करने के लिए। तो कितनी एयर हमने इंस्पायर की है, कितनी एक्सपायर की है, उसको नापने के लिए। तो वो क्लिनिकली काफी ज्यादा यूज होता है। जब आप डॉक्टर बन जाएगा तो आपको पता भी चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें। सो इसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम एक दो एक्स्ट्रा करेंगे, बाकी के एनसीईआरटी में से ही आते हैं, जनरली एनसीईआरटी में से ही आते हैं, वो हम वैसे ही एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जैसे आप बैठे हो, बैठे बैठे अब आप सांस ले रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, जैसे आप बैठे हो, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, तो आप जैसे बैठे हो सिर्फ सुन रहे हो। तो बैठने पे या कोई भी काम ना करने पे जो हम जनरली हवा को इंस्पायर कर लेते हैं वो होते हैं टाइडल वॉल्यूम। वो होती है 500 ml, होती है 500 ml। और 500 ml को किससे गुना कर दो, 12 और 16 से गुना कर दो, तो ये आ जाता है 6000 से 8000 ml पर मिनट। ये पर सेकंड की होती है, पर ब्रीदिंग की होती है, पर ब्रीथ की होती है।
ये जैसे इंस्पायर किया तो 500, एक्सपायर किया तो 500 नॉर्मली, बट मिनट की उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमारे ना, अच्छा यहाँ पे हमने एक लाइन मिस कर दी, देखा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब्डोमेन में कुछ मसल्स होते हैं, एडिशनल मसल्स इन अब्डोमेन, जिससे हम अपनी इंस्पायर और एक्सपायर करने की क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इंस्पायर और एक्सपायर करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, हम जब खींचते हैं, खूब अच्छे से सांस लें खींच के ऐसे करके, तो वो क्या आएगा, 2500 से 3000 ml हो जाएगी इंस्पायरेटरी। तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, 2500 से 3000 ml। सेम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सेबल, खींच के अगर आप सांस बाहर निकालो तो वो 1000 से 1100 ml हो जाती है। तो ये एब्डोमिनल मसल्स का काम है, आपको याद करना है, ये वॉल्यूम्स याद करनी है, एमसीक्यू आ सकता है, मैच द वॉल्यूम आ सकता है, सॉरी। रेजिडुअल वॉल्यूम, अब जितना मर्जी जोर से आप अपनी ना सांस छोड़ दो, छोड़ दो, जितना मर्जी जोर से सांस छोड़ दो, 1100 से 1200 ml एयर हमेशा आपके लंग्स में रहेगी ही रहेगी, जितना मर्जी जोर से आप सांस छोड़ दो। तो रेजिडुअल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। अब दो वॉल्यूम है जो हमने करनी है। सबसे पहले होते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम, एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम। अब ये क्या है, एनाटॉमिकली मतलब अंदर, डेड स्पेस यानी कि डेड स्पेस वो स्पेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। डेड स्पेस वो स्पेस है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। तो कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो जो एयर अंदर तो आई पर सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही पहुंच पाई और हमने सांस छोड़ दी उतनी देर में, तो छोड़ दी तो वो वहीं से वापस चली गई, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम। ये होता है 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ये होता है 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम, यानी कि 150 ml के पास आसपास। तो इंटरेस्टिंग है ना, कुछ एयर वापस भी तो गई, सारी एयर थोड़ी अंदर आएगी। तो 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम में होता है 150 ml के आसपास। देन इज रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, वही जो मैंने 6000 ml से 8000 ml बोला ना, तो एक मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम आ रही है, वो ही रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, ठीक है। तो यही है, ठीक है, उसको मिनट से मल्टीप्लाई करना है, 12 से 16 को 500 से। तो अब हम जब ये जोड़ेंगे वॉल्यूम्स, डिफरेंट वॉल्यूम्स को जोड़कर डिफरेंट कैपेसिटीज बनती हैं। वॉल्यूम तो है कितना आया, कैपेसिटी है मेरी, वॉल्यूम है लंग की कि कितना लंग सह सकता है अपने अंदर, वॉल्यूम एयर का। कैपेसिटी है मेरी कि मैं कितना अंदर लिया एयर को। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि मैं एक सांस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना ले सकता हूं अपने लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकता हूं, और फोर्सिबल इंस्पिरेशन से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, तो ये आएगा, ये आसान है बहुत। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना छोड़ सकता हूं जोर से, तो टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ ही सकता हूं, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ सकता हूं। उसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फंक्शनल रेजिडुअल, अब जैसे मैं बैठा हूं तो वो फंक्शन ही कर रहा हूं ना, मैं कुछ ना कुछ बैठा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मेरे लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या है, मैंने टाइडल वॉल्यूम लिया और छोड़ दिया, तो एयर कितनी बची मेरे अंदर, मेरे लंग्स के अंदर एयर बची एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। ये भी हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को डिफाइन कैसे किया था, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। फोर्सेबल एक्सपायरेशन तो मैंने करी नहीं, अगर करी नहीं तो उसको ऐड करेंगे इन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कौन सी है वॉल्यूम, ये कैपेसिटी कौन सी है, अगर मैंने फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर ली तो मैं कितनी एक्सपायर करूंगा, फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर ली तो मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपायरेशन क्या कर सकता हूं, पहले तो जो मैंने फोर्सेबल ली है एयर उसको एक्सपायर करूंगा, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो मैंने नॉर्मल लेनी थी एयर उसको भी करूंगा, तो टाइडल वॉल्यूम। और जो मैं फोर्सेबल एक्सपायरेशन से कर सकता हूं एक्सपायर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको भी एक्सपायर करूंगा। एक तो डेफिनेशन इसकी ये है। दूसरी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, maximum amount of air a person can inspire after forcible expiration, ठीक है, फोर्सेबल एक्सपायरेशन। तो फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद सबसे पहले तो इंस्पायर मैं करूंगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि वो चली गई तो वापस भी तो लानी पड़ेगी। उसके बाद मैं करूंगा टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली मैंने इंस्पायर करनी थी। और अगर मैं फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मैं क्या करूंगा, इंस्पायर करूंगा। तो ऐसे कहानी बनाओ इसकी, आसान है, ये ऐसे ही आ जाता है वाइटल कैपेसिटी, एक दो ऊपर नीचे करके।
इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी। और अगर टोटल लंग वॉल्यूम की बात करें तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, सारा हो गया ना, समझ आई? तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ऑल्दो हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है पर हम इसको कंप्लीट करेंगे, आई थिंक 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात करें तो हमारे पास तीन मेन चीजें आती हैं, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने अभी तक प्रेशर की ही बात करी है कि प्रेशर बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगी गैस। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की क्यों चाहिए? क्योंकि एल्वियोलाई है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, अगर ये थिक हुई तो डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी चाहिए हमें। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं होगा अगर ये थिक होंगी। ठीक है, और अगर सॉल्युबल ही नहीं होगी गैस, सॉल्युबल नहीं होगी गैस तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे ना, तो ब्लड में सॉल्युबल भी तो होनी चाहिए, नहीं तो वो तो इवेपोर वो हो जाएगी, वहां से उड़ जाएगी गैस, उड़ेगी तो बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे तो अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन को इनहेल कर लूं, नाइट्रोजन को इनहेल करूंगा अगर मैं, तो हमारे ऐसे सी लेवल के ऊपर, तो क्या करूंगा, वो बबल्स बना लेगी हमारे अंदर नाइट्रोजन गैस। अगर आप ड्रॉपर हो या 12th का बच्चा ये देख रहा है तो उसको पता होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो नाइट्रोजन क्या करता है, बबल बना लेता है, तो वो सॉल्युबल ही तो नहीं है। ऐसे ही अगर आपको सॉल्युबिलिटी नहीं होगी तो वो गैस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, वो मेन पॉइंट है हमारा। उसके बाद ये मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स याद करना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अच्छा, प्रेशर होता है, एक गैस प्रेशर लगा रही है, अब सॉरी एक एयर जो प्रेशर लगा रही है उसमें इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर है, जैसे 200 है कुछ किसी एयर का प्रेशर उसमें से 159 किसका प्रेशर है, ऑक्सीजन का, और 0.3 किसका प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे ही मैंने बोला है, वैसे समझाने के लिए। तो 159 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का होता है प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर 0.3 में होता है। अब हम बात करें एल्वियोलाई में, जब हमने इंस्पायर कर लिया तो ऑक्सीजन का प्रेशर घटकर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़कर 40। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें, जो एल्वियोलाई के प्लस ब्लड आया, जब ब्लड आया उसके पास ऑक्सीजन की वैल्यू कम होनी चाहिए ना, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला मैंने। तो 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ आई? तो ये याद रखना है, याद ऐसे ही करना है ये। अब जब आ गया ये डीऑक्सीजनेटेड आया था, अब ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा तो 104 से 40 में जाएगा ना, 104 में से 40 में जाएगा, तो ये 40 से बढ़ेगा, 40 से बढ़कर ये 95 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, और ये 45 से कम होगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजनेटेड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो पार्शियल प्रेशर कम होगा ना, तो ये 45 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोबारा। ठीक है, 45 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई ना? तो जहां पे अगर यहाँ पे 40 था और 104 था ऑक्सीजन का, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 40 और 45, और ये ऑक्सीजनेटेड में कम होकर 95 और 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 और 40 सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बस टिश्यू का याद रखना है। टिश्यू का कैसे याद रखोगे, टिश्यू से ही क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से ही आता है ना, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, वही टिश्यूज में होगा। तो ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। आई होप इट इज क्लियर, इसको बार बार देखो, 10 बार देखो इसी पार्ट को, तब ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम है, इसको देख लेना घर जाकर। नेक्स्ट, अच्छा, ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का बता लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा होता है। अच्छा, अब ये बात कर लें इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कैविटी, एल्वियोलाई कैविटी के बाहर क्या हो जाता है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद आता है बेसिलर मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस, उसके बाद आता है एंडोथेलियम, यानी कि ब्लड कैपिलरी की क्या जो होती है, मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस है, ये तीनों मेम्ब्रेन्स की थिकनेस जो होती है वो 1 mm से कम होती है, वो 1 mm से कम होती है थिकनेस। ठीक है, तो ये होनी चाहिए तभी डिफ्यूजन होगा। मेन पॉइंट यही था, ये सारा हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है हमारी बॉडी में, इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे आ जाता है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। 97% ऑफ द गैस, सॉरी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जाती है। 3% ऑफ द गैस जो होती है, ऑक्सीजन होती है, वो जाती है डिजोल्व्ड फॉर्म में, जो आती है डिजोल्व्ड फॉर्म में, ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऐसे ही टेबल सा बना लो,
जो Hb है यानी कि हीमोग्लोबिन है वो 20 से 25% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही लेके जा सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास है डिसॉल्व्ड फॉर्म में कम होता है 7% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से ज्यादा है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है 70% कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे कैसे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलकर H2O से मिलकर H2CO3 बनाता है और इसके बाद बनाता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये बना लेता है, तो ये 70% है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लें तो हमने बात कर ली ऑक्सीजन मेजरली किससे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है 97%। अब हीमोग्लोबिन किससे बना है, पहले तो ये एक क्या बोलते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसमें जो ऑक्सीजन रिसेप्टर होता है वो होता है आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन रिसेप्टर। ईच हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जा सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जा सकता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कैसे करेगा ये हमें पता करना है। अब ये जो बाइंडिंग होती है वो ये होती है रिवर्सिबल, यानी कि अगर ये बाइंड कर गया है तो इसका टूटना भी पड़ेगा, तो ये रिवर्सिबल होती है। अब जब Hb और ऑक्सीजन जुड़ गया इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे हीमोग्लोबिन और वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जुड़ेगा कब, ठीक है, बाइंडिंग के जो होते हैं फैक्टर्स वो हमें जानने हैं। जुड़ेगा कब, जब लो पीएच होगा, लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये तो समझ आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लो पीएच, लो H पॉजिटिव, लो टेम्परेचर, समझाओ, है ना। तो लो पीएच, अच्छा लो पीएच बाद में बात करते हैं, पहले लो H पॉजिटिव की बात करें। लो H पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, लो H पॉजिटिव की बात करते हैं। लो H पॉजिटिव यानी कि HCO3, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, पीएच है ना, तो यहाँ फिर लो H पॉजिटिव लिख लो या फिर यहाँ पे लिखो पीएच लॉग होता है ना, सॉरी पीएच होता है, पीएच हाई चाहिए, लो H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, पीएच हाई लो H पॉजिटिव, क्योंकि लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है ना पीएच, ठीक है, तो एंटी लॉग होता है। तो लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जो HCO3 नेगेटिव है ये एक H पॉजिटिव भी तो छोड़ेगा ना, तो अगर ये ज्यादा होगा H पॉजिटिव यानी कि वहां पे कार्बन बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होगा। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा तो वहां पे कार्बोनेट आयन भी ज्यादा होगा। अगर बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होगा तो जनरली हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी अटैच हो जाएगा, 7% है ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से भी अटैच होगा, 20 to 25% है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो उससे भी अटैच होगा। और पीएच अगर लो H पॉजिटिव है तो हाई पीएच हो जाएगा ना, अल्कलाइन पीएच हो जाएगा, तो वो हमें चाहिए, ठीक है। और साथ में लो टेम्परेचर भी चाहिए, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ये तीन है। सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ, लो H पॉजिटिव हाई पीएच ना, एंटी लॉग होता है, तो लो H पॉजिटिव हाई पीएच एंड लो टेम्परेचर, H पॉजिटिव से बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। और अगर हम देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैसे अटैच करेगा, परसेंटेज हीमोग्लोबिन अटैच, पार्शियल प्रेशर से क्या करें, ग्राफ बनाएं, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यही तो ये होना चाहिए, वैसे तो ये ऐसे होना चाहिए था कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। बट ये एस शेप्ड होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, ये क्या होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है। अब ये मैंने जो दो ग्राफ बनाए हैं ये मैंने जानबूझ कर बनाए हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्मोइड कर्व से अगर नीचे कर्व बन गया तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन कम अटैच हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा होती है, टिश्यू में ज्यादा होती है, ये याद रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन। और सिग्मोइड कर्व ऊपर चला गया तो यानी कि ज्यादा बन रहा है, ज्यादा एचबीओ बन रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा होता है, एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, ठीक है। तो सिग्मोइड कर्व, इसको सिग्मोइड मतलब एस शेप कर्व अगर ऊपर आ गया तो एल्वियोल है, नीचे आ गया तो टिश्यू, क्यों, क्योंकि कम परसेंटेज हो गई ना, नीचे आएगा तो परसेंटेज कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम बनेगा।
नेक्स्ट जल्दी से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, उसके बाद रेगुलेशन पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हीमोग्लोबिन जो हमारा वो 20 to 25% हमने हीमोग्लोबिन से अटैच करवा दिया था, तो ये हमने पढ़ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस या बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, यहां से ऐसे बना देता है sorry, at the alveoli site where PCO2 is low the reaction proceeds opposite direction। तो alveoli पे इसलिए इक्विलिब्रियम बना है ना, तो alveoli पे ये ऐसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड alveoli से जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे alveoli है, यहाँ पे HCO3 वापस क्या बना देगा CO2, तो CO2 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से वापस बाहर चला जाएगा। तो यही मेन पॉइंट है, और कोई मेन पॉइंट नहीं है, वो हमने ज्यादा सिर्फ पढ़ लिया है। मेन पॉइंट ये है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये होता है मेडुला रीजन में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही सबसे पहले क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है। उसके बाद एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है, पॉन्स रीजन में होता है। यह क्या करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ही क्या करता है, रिदम सेंटर के, रिदमिक सेंटर के क्या करता है, फंक्शंस को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लोगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन में जो ऑल्टरेशन होगी उससे आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, पॉइंट्स याद करो, इंस्पिरेशन अगर एक्सपिरेशन लिखा गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज रिड्यूस्ड, तो क्या कह रहे हो कि जल्दी जल्दी सांसें लोगे। देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट यानी कि 12 से 16 था ना पहले, तो वो बढ़ जाएगा, तो वो 18 से 20 हो जाएगा वैसे। कीमोटैक्सिक सेंटर, अच्छा इससे अलावा कीमोटैक्सिक सेंटर क्यों, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमारी इस चैप्टर के हिसाब से, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, अगर बॉडी में बढ़ी जा रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। इसलिए तो मैंने बोला था कि अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वो कोई तो कंट्रोल करे ना। उसको कंट्रोल करने के लिए कीमो सेंसिटिव एरिया भी होता है, वो कहाँ पे होता है, वो भी मेडुला में ही होता है। बट एनसीईआरटी ने लिखा है एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर, समरी में लिखा है वो भी मेडुला में होता है। तो कीमोटैक्सिक एरिया is present in medulla, correct। chemotaxic center is present adjacent to the rhythmic center, also correct। तो ये इंपॉर्टेंट है। समरी पढ़ो, समरी की ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लाइन है, मुझे लग रहा है या लास्ट लाइन है, उसी में लिखा है कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। उसके बाद कीमो सेंसिटिव एरिया क्या करता है, अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो बता देगा भाई इंस्पिरेशन का रेट बढ़ाओ और जल्दी जल्दी जो है H पॉजिटिव आयन कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालो, ठीक है। रिसेप्टर्स, अच्छा उसके बाद रिसेप्टर्स होते हैं आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्क। आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्क, कैरोटिड यानी कि जो हमारी नेक में होती है, आयोटिक मतलब जो हमारी हार्ट में ही होती है, आयोटिक वाली। आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्क जो नेक में आती है, जो हार्ट वाली आती है, जो हार्ट वाली आर्क होती है, ये आर्टरीज ही होती हैं दोनों, ठीक है, आर्टरीज होती हैं। इसमें इनमें भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को भांपकर और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और केमो सेंसिटिव एरिया को क्या बोलते हैं कि नीडेड ऑल्टरकेशंस करें जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा सके। तो इससे क्या हमें पता चला कि ऑक्सीजन का तो कोई काम ही नहीं है रेगुलेशन में, सारा काम तो कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव ने किया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने तो सिर्फ काम करना है, पर बताना किसने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और कीमो सेंसिटिव एरिया ने, और जो हमारे रिसेप्टर्स हैं आयोटिक और कैरोटिड आर्क में, आर्टरी में, तो ये दोनों काम कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ही कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंट कोई रोल होता नहीं है रेगुलेशन में। लास्ट पॉइंट्स, आजमा, आजमा वैसे आस्थमा बोलते हैं, आजमा भी बोल सकते हैं। आजमा जो होता है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, कैसे, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कहाँ पे, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में। ट्रेकिया में लिख दिया गलत हो जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अल्वियोलाई में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स लिखना है, ब्रोंकियाई ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे वीजिंग आती है, जैसे सांस लेने से सीटी बजती है ना कहीं कहीं पे, जैसे सांस ना आए तो वो सीटी जैसी आवाज आती है, उसको वीजिंग बोलते हैं। तो आजमा इन्फ्लेमेशन से होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये ज्यादातर होता है उससे, एलर्जी से, जैसे पोलन हो गया, ऐसी चीजों से।
एम्फाइसीमा होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर। इससे क्या होता है, जो सिगरेट जैसे पीते हैं ना तो एल्वियोलाई का जो वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है, तो क्या उससे क्या होता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो एम्फाइसीमा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली जो ग्राइंडिंग स्टोन होता है, डस्ट जिस पे ज्यादा होता है ना, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है, यानी कि फाइबर से बन जाते हैं लंग्स के अंदर। फाइबर से बनने से क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। तो इससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। तो ये ऑक्यूपेशनल है, जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री में अलग है, मार्बल की इंडस्ट्री में अलग है, तो उसको अलग अलग नाम देते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वर्कर जो है उनको क्या हो जाता है, मास्क पहनो, अगर हेलमेट की जरूरत हो तो हेलमेट्स पहनो, तो ऐसी चीजें, तो फिल्टर्स लगाओ, ऐसी चीजें होती हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हम 15 मिनट्स अहेड हो गए हैं फ्रॉम द टाइम। सो बट आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आई थिंक कि आपको कुछ कुछ तो पता चलना शुरू हो जाएगा। इसको हम सब्सटीट्यूशन ऑफ द मेन लेक्चर्स को तो नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली लेट मी नो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। वी कुड नॉट डू वी आर नॉट एबल टू डू द नीट PYQs, बट वी विल मेक अनदर सीरीज ऑफ इट, सो डू नॉट वरी एंड डू कमेंट, तो बताओ कैसा है, और डू कमेंट अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए, और नहीं तो हम बॉडी फ्लूइड्स से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहो, खुश रहो, और नीट 2027 को क्रैक करो।